हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही मस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9th का सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर जारी हुआ उसका सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को समझा भी दूंगा। देखिए सोशल साइंस में होता क्या है, आंसर लंबे लंबे होते हैं लेकिन मैं समझा दूंगा तो आप लोग समझ कर ही एग्जाम में यार लिख सकते हो। जिस प्रकार 10th वाले लिखे थे आप लोग भी आराम से लिख सकते हो। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और सभी को इसका लाभ मिले। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है और उसका जवाब हम लोग किस प्रकार से करते हैं। आप लोगों को पता है कि 40 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम है और इसमें आप लोगों का 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सारे सवालों को हम लोग देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ, अभी तक आप लोगों से इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि जर्मन संसद का क्या नाम था? तो दोस्तों जर्मन संसद का नाम था ड्यूमा, इसलिए जर्मन संसद का नाम क्या हो जाएगा? ड्यूमा था। ड्यूमा था लिखिए या है लिखिए, जो लिखना है लिखिए, मतलब था है तो था ही लिख दीजिएगा, ड्यूमा था। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ट बाय साइंटिफिक फॉरेस्ट्री? तो यहाँ पर देखिए क्या है, वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। वैज्ञानिक मतलब क्या? वैज्ञानिक तरीके से वानिकी मतलब क्या? वन। तो वैज्ञानिक तरीके से वनों का संरक्षण। ठीक है, देखिए वही लिखा है, वैज्ञानिक तरीकों से वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगलों और संसाधनों जो है उनका प्रबंधन मतलब ठीक तरीके से रखना और संरक्षण, ठीक है, उसका रक्षा करने को जो वैज्ञानिक, उसे ही वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से वनों का रक्षा करना ही वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखिए। निर्धनता के दो मुख्य आयाम क्या क्या है उसको लिखना है। ठीक है, तो निर्धनता के दोस्तों दो मुख्य आयाम हो जाएगा, एक पहला होगा जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा आप लोग लिख सकते हो शोषण। निर्धनता के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है। यहाँ पर शोषण देके डैश देना। ठीक है, यहाँ पर शोषण देके यहाँ पर डैश देना। ठीक है, यहाँ पर शोषण, निरक्षरता के कारण कारीगर, मजदूर और किसान का हर कोई शोषण करता है जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती और निर्धनता बढ़ता ही जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया कि भूमि संसाधनों में कमी और बेरोजगारी। मतलब मान लीजिए किसी के पास भूमि नहीं है, किसी के पास जमीन अगर होगा तो खेती बाड़ी करके भी भैया वो खा लेगा। ठीक है, बट वही नहीं है, रोजगार भी नहीं है, तो फिर वो तो निर्धन होना तो लाजमी है ना। सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? बफर स्टॉक का निर्माण सरकार क्यों करती है? तो देखिए बफर स्टॉक आखिर है क्या? बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में, मतलब जहां पर कुछ कमी होगा, खाने का कमी होगा, कुछ भी कमी होगा, तो बफर स्टॉक का दोस्तों इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। क्या होता है बफर स्टॉक? मतलब एक तरह का स्टॉक होता है दोस्तों जिसमें जहां कमी होगा, जहां पर गरीब लोग रहेंगे जो मतलब क्या दुकानों से सामान खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर, जितना बाजार में मान लीजिए 20 रुपए किलो चावल है तो यहाँ पर 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो चावल मिलेगा, जैसा आपको मिलता है ना भंडारण में जो राशन कार्ड के द्वारा, वही चीज़ अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इस कीमत को? निर्गम कीमत भी बोलते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। जो बफर स्टॉक में जो अनाज होता है दोस्तों, जब खराब काल मतलब जब अनाज नहीं होगा, आपदा आ जाएगा, तब लोगों को इससे बफर स्टॉक से खाना दिया जाता है, मतलब इससे अनाज दिया जाता है। अधिकार से आप क्या समझते हो? तो देखो सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा दिया जाता है। आपको भी मिला हुआ है ना, कुछ अधिकार मिलता है, स्वतंत्र अधिकार, मौलिक अधिकार, सारे अधिकार है। सुविधा या हक दिया जाता है जिसे अधिकार कहते हैं। सरकार द्वारा क्या प्रत्येक व्यक्ति को विशेष कुछ हक दिया गया है, उसे ही अधिकार कहते हैं। मतदाता सूची क्या है? तो देखिए मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं। और अभी आप झारखंड में हो और झारखंड में पंचायत चुनाव जोरों पर है, आप लोगों को तो पता होगा ही। मतदाता सूची एक कागज में होता है जिसमें सभी मतदाता का नाम लिखा रहता है, तो वही सूची है ना जिसमें जो वोटिंग कर सकता है, जो मतदान कर सकता है। ठीक है, जिनमें उन सभी व्यक्तियों का नाम होता है जो मतदान कर सकते हैं, उसे ही कहते हैं मतदाता सूची। तो आप लोग तो मतदान, आप लोग का सूची में नाम थोड़े रहेगा, आप लोग तो अभी छोटे बच्चे हो, मतलब छोटे बच्चे नहीं, फिर भी 18 साल नहीं हुआ। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में दोस्तों मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणराज्य की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। क्या क्या कारण था? कि जर्मनी में आर्थिक मंदी मतलब पैसों की कमी हो गया, वाइमर गणराज्य की असफलता, साम्यवाद का डर,
यहूदियों की विरोधी नीति और जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी के कारण दोस्तों वहां पर नाजीवाद का उदय हुआ था। बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो देखिए बस्तर के लोगों ने क्यों विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध में। बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्ष को बचाने के लिए, कौन सा वृक्ष? साल के वृक्ष को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बोलोगे सर कोई विद्रोह, कोई मतलब कुछ नाम है क्या? नहीं, विद्रोह का ही नाम था कोई। क्या नाम था? कोई विद्रोह, विद्रोह का नाम था। किस वृक्ष को बचाने के लिए? साल के वृक्ष को बचाने के लिए। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उनसे मिलने वाले वनोपज भी पर ही आधारित है। और बस्तर में जो आदिवासी जनजाति रहते हैं दोस्तों, वो पूर्णतः वनों पर ही आधारित, लोग वनों से ही जो उपज आता है उससे खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, समझ रहे हो? अगर कोई वनों पर खतरा करेगा तो उसका जान ले भी सकता है और वनों की रक्षा करने के लिए अपना जान वो दे भी सकता है। चलो ये फिल्मी वाला डायलॉग हो गया ना। आगे देखो, इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उस पर कुछ ठेकेदार को दे दिया था, जाओ वनों की काटो, वनों को काटो, ठीक है, उससे पैसा वसूलो। तो इस प्रकार उसको रोकने के लिए वहाँ पर बस्तर के आदिवासियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। नहीं, वनों की कटाई नहीं होगा, वनों के लिए हम जान ले भी सकते हो, जान दे भी सकते हैं। फिर सरकार को वहाँ से, मतलब ब्रिटिश सरकार को वहाँ से भागना पड़ा था। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? निर्धनता मतलब गरीबी रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो देखो, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन सब को देख करके दोस्तों निर्धनता रेखा तय किया जाता है। देखिए और क्या, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है, एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मतलब क्या ग्रामीण ज़्यादा खाते हैं क्या? 2400 कैलोरी चाहिए ग्रामीणों को और शहरी लोगों को 2100, इसलिए कहते हैं कि ग्रामीण लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इससे कम होने पर उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। समझ गए? मतलब इतना शहरी, गाँव में कितना, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए और शहरी नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए। इससे अगर उसका कैलोरी कम पहुंच रहा है, नहीं मिल रहा है उसको, तो उसको निर्धनता रेखा में काउंट किया जाता है। और इन सबको देखा जाता है क्या क्या, कि किस प्रकार जीवन निर्वाह हो रहा है, खाना मिल रहा है कि नहीं, कपड़े, जूते, ईंधन और जो बुनियादी सुविधाएं, चिकित्सा, ये सब मिल रहा है कि नहीं। इन सबको देख करके दोस्तों निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके अधिक गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडारण करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार FCI अनाजों का भंडारण करता है। मतलब क्या, FCI क्या करता है? किसानों से चावल खरीदता है, गेहूं खरीदता है और उसका भंडारण करता है, और इसके लिए उसे उचित मूल्य भी देता है। ऐसा नहीं कि फ्री में देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार तय करती है ना, वही मूल्य। और इस प्रकार वो अनाजों का भंडारण करता है। कौन? FCI। आप लोग सुने होंगे कि FCI का गोडाउन, मतलब FCI का गोडाउन मतलब क्या, FCI में खाद्यान्न को रखा जाता है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? तो देखो, चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरह से लोकतंत्र चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है, और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्रदान होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब बिना चुनाव के कारण आप लोग समझ सकते हो, लोकतंत्र चुनाव नहीं होगा तो जनता चुनेंगे किसको? अपना मत किसको देंगे? फिर तो जनता का चलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार चुनाव और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मतलब क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है। मतलब यह अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। किसको दिया? नागरिकों को दिया, हमको दिया, आपको दिया, जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, मतलब अपना जो मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अगर उसका उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में वो कोर्ट में जा सकता है, उच्च न्यायालय में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, तो यही दोस्तों है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला सवाल है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा
महासागरीय धाराएं हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने में देश की अक्षांशीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की क्या अक्षांशीय स्थिति की, कहाँ पर हमारा देश स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण, क्या स्थिति कि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। आप लोग देखेंगे भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है और भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। समझ गए? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो देखो, युद्धों से जंगल प्रभावित निम्नलिखित कारणों से होते हैं। क्या? युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सबसे पहला देखिए, युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। क्या होता है? जंगल क्यों प्रभावित होता है युद्ध के समय? क्योंकि जब युद्ध होता है तो उस वक्त लकड़ी की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, लकड़ी का युद्ध होने लगता है तो अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। मतलब युद्ध में हो सकता है कि युद्ध क्या वनों में कोई आग लगा दे, और आग क्यों लगाते हैं देख लो। युद्ध के समय सरकारें लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आरा मिलों को स्वयं भी जला डालती है ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ में न लग जाए। इसे स्कॉच अर्थ मतलब भस्म कर भागो नीति कहते हैं। समझ गए? तो ये है दोस्तों आप लोगों का इसका उत्तर। क्या? युद्ध के समय लकड़ियों वनों को आग लगा देते हैं, वनों से लकड़ी काटते हैं, या फिर जो आरा मिल होते हैं, जो लकड़ी का मिल होता है उसको भी आग लगा देते हैं ताकि शत्रु के हाथ में न चढ़ जाए। यार जलो मतलब हाँ, जलेगा तो जलेगा लेकिन शत्रु को नहीं देंगे भाई। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो 3 है, देख लीजिए क्या क्या। देखिए इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, आप अगर देख भी लोगों ने वीडियो को एक बार तो समझ जाओगे, एग्जाम में छाप करके आओगे। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। क्या है? पहला है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। इसमें क्या होता है? इस कार्यक्रम को 1993 में, कब? 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। क्या इसको शुरू किया गया 1993 में? और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, ठीक है, उसके लिए स्वरोजगार उत्पन्न करना, मतलब उसके लिए कुछ बिजनेस टाइप का खड़ा कर देना। ठीक, उसके लिए स्वरोजगार उत्पन्न करना, यही था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट क्या आया? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। देखिए और भी बहुत सारा है लेकिन मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर लिया है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है? देखिए इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। कब? 1995 में। पहला क्या 1993 में किया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में जो हुआ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। अब जैसे नाम में ही ग्रामीण, तो ये सिर्फ ग्रामीणों के लिए था या फिर छोटे छोटे शहरों के लिए था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। कंप्लीट हुआ कि नहीं किसी को नहीं पता। आगे देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 1905 जो कि फेमस है मनरेगा के नाम से। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। मतलब 15 दिन के भीतर अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको दैनिक भत्ता दिया जाएगा। जो इसमें रजिस्टर्ड होंगे उसी को, ऐसा नहीं कि सबको, जो मनरेगा में अपना नाम लिखाएगा उसी को। भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करिए। तो देखो भारत में चुनाव आयोग की निम्नलिखित भूमिका है। क्या? चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। जब चुनाव अधिसूचना जारी करता है पहले कि कब चुनाव होगा, कैसे होगा, उससे लेकर के नतीजों का घोषणा होता है तब तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। चुनाव आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करता है। उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को पार्टी को दंड करता है। ठीक है, चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश भी देती है कि किस प्रकार से आप रहें, क्या क्या कानून पाबंदियां है आप पर, ये सारा चीज़। 4 नंबर है, जिन मतदान केंद्र पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ है वहाँ दोबारा चुनाव करवाता है। और भी बहुत सारे जो इसका कार्य है आप लोग समझ सकते हो, सोच पूछकर और भी इससे बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हो। और अंतिम सवाल है दोस्तों, मतलब 19 नंबर सवाल आप लोगों का फिगर का था, तो मैं अलग से एक वीडियो में ला दूंगा। जितना 19 नंबर का सवाल है सभी को एक वीडियो में कलेक्ट करके बता दूंगा, वो आप लोग का मैप का है। ठीक है, 18 नंबर सवाल देख लो, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या? पहला है भारत में वर्षा अनिश्चित होती है। दूसरा, भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में अंतर, यहाँ नहीं की मात्रा नहीं, वर्षा की मात्रा में अंतर पाया जाता है। भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है।
लगातार भारी बारिश से बाढ़ आ जाती है। दूसरी तरफ वर्षा की विफलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा भी पड़ जाता है। ठीक है, लगातार जब वर्षा हो रही है तो बाढ़ भी आ जाता है, और बारिश जहाँ कमी होती है बारिश की तो वहाँ पर बाढ़ भी और वहाँ पर सूखा आ जाता है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब मॉडल पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों का एग्जाम में जरूर आएगा। ये सारा सवाल में से बहुत सारा सवाल आप लोग का एग्जाम में पूछेगा, तो इसको जरूर से देख लीजिए। कहीं भी अगर कुछ दिक्कत हो कमेंट में बोलिएगा, और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने हर एक दोस्तों को अभी यार, एक विद्यार्थी अगर 10 भी विद्यार्थी को शेयर करता है ना तो बहुत विद्यार्थी पढ़ेंगे यार। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपका जरूर अच्छा होगा, तो यार शेयर कर दो। वक्त काफी कम बचा हुआ है ताकि आपके दोस्त भी थोड़ा पढ़ ले। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब देख लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।